बहुत निंदनीय बात थी, बहुत शर्मनाक बात है कि देश की संसद में इससे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर नहीं है और उस लोकतंत्र के मंदिर में एक एमपी को गाली गलौज की गई, उनके धर्म के ऊपर टिप्पणी करी गई, जो लग भी नहीं रहा कि हाल फिलहाल कभी मिल भी पाएगी। इस ताकत में सांसद होते हुए वो जो चाहते वो करा सकते थे, क्षेत्र में कुछ भी वो करा सकते थे, क्योंकि उनकी दोनों जगह पे सरकार है। यहाँ हरियाणा में इनकी एंटी जाट पॉलिटिक्स है, वेस्टर्न यूपी की बात ले ले, यहाँ पर ये जाट समाज को साधना चाह रहे हैं, तो इनकी हर स्टेट में जाकर भेदभाव की नीति बदलती है। इसीलिए सभी को मिलके लड़ना मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी समझदारी है और इससे फायदा भी होगा। तंत्र बचाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हैं। अगर मुझे अपना कहीं भी लालच दिखता है तो मैं अपने लालच को कभी भी नजरअंदाज नहीं करूंगी। हाँ, अगर बहुत बड़ी समस्या मेरे ऊपर, कोई मुसीबत हम सभी के ऊपर आ रही है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, तभी लोग इकट्ठे बैठकर इतनी चर्चा करते हैं। मुझे ये बिल्कुल ही निस्वार्थ तरीके से गठबंधन बनाया गया है। हिंदुस्तानी सियासत में कुछ घराने किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, खास तौर से सियासी घराने। और चाहे 1947 के बाद देश आजाद हो गया हो, लेकिन कुछ घरानों की सियासत लगातार चल रही है। आज हम लोग कैराना लोकसभा में हैं और कैराना लोकसभा में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिनका युवाओं में बड़ा क्रेज है और लोकप्रियता उरूज पर है। युवा सुनना चाहता है, देखना चाहता है और उनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। वेलकम मैडम, बताइए कि आपने अपना जो एजुकेशन है वो सीधे दिल्ली से और दिल्ली के बाद सीधे लंदन पहुंची। लंदन पहुंचने के बाद आपने सीधे राजनीति में कदम रखा। तो इस सफर में जो यहाँ की सियासत है और यहाँ का जो अवाम है, उससे तालमेल कैसे आपने बनाया है? जी, बचपन से ही मैं हॉस्टल में रही हूँ और बाहर ही रहना हुआ। घर पे सिर्फ छुट्टियों में आते थे, लेकिन उस छुट्टियों में जिस तरीके से अपने आपस में सबसे मिलना जुलना रहता था, तो हमेशा लगाव रहा है और हमेशा जान पहचान बातचीत सभी से रही है। इस तादाद पे नहीं रही, इस इतनी बड़ी तादाद में नहीं रही, लेकिन जो अपने घर आने जाने वाले मेरे वालिद साहब के पास जो लोग आते थे, उन सबसे मुलाकात रहती थी। और पढ़ाई करने के लिए मैं लंदन गई थी ज़रूर, लेकिन मेरा इरादा नहीं था राजनीति में आने का। जो आप कह रहे थे कि वापस आके यहाँ पे कैसे, तो मेरा इरादा नहीं था। बहुत मजबूरियों में मुझे राजनीति में आना पड़ा। मुझे पॉलिटिक्स में ज़रूर इंटरेस्ट रहता था हमेशा से, लेकिन कभी ये नहीं था कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी या मैं भी कोई चुनाव लड़ूँगी। तो पढ़ने में बाहर इसलिए गई थी क्योंकि मेरा पीएचडी का इरादा था। रिसर्च की वहाँ थोड़ा जल्दी भी हो जाती है और बेहतर सारे रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए मेरा वहाँ से आगे की पढ़ाई भी करने का इरादा था। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वापस आना पड़ा और वापस आकर फिर इस काम में मशगूल अच्छा, हो जैसे गई। आपने लंदन में जो किताबें पढ़ी हैं और हिंदुस्तान को जो प्रैक्टिकली देखने की कोशिश की है यहाँ के वोटर्स को, तो किस तरह का एक अंतर आपको नजर आता है? बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ में और वहाँ में। हर ह हर तर्ज पर ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन वहाँ पर भी हम लोग बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रहते थे, बहुत प्रोटेस्ट में भी भाग लिया। तो अक्सर दिमाग में यही बात आती थी कि हम दूसरे मुल्क की राजनीति में दखल दे रहे हैं, और जबकि अपने मुल्क में इतनी ज़रूरत है कि वहाँ पर भी लोग ऐसे हों जो आवाज़ उठा सकें। तो तब हमेशा एक कसक मन में रहती थी कि वापस जाकर अपने मुल्क की राजनीति का बहुत ख्याल आता। कभी इतना अलगाव नहीं रहा है कि मुझे हालात और ज़मीनी स्तर पर कि हम बहुत दूर रहे हों या अलग रहे हों, अपने ज़मीनी स्तर पर और अपने इलाके के हालात से, यहाँ की राजनीति से हमेशा वाकिफ़ रहे हैं। तो वो तो पढ़ाई के लिए गए थे और पढ़ाई कर कर वापस आ गए। इतना कोई वहाँ का प्रभाव उस तरीके से नहीं है कि यहाँ की सारी बातें भूल गए हों। ओके, अच्छा, चौधरी मुनव्वर जी की अगर बात करें, चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉर्ड है चारों सदन में जाना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आप चौधरी मुनव्वर जो आपके वालिद साहब थे, उनसे कितने प्रभावित हैं और कितने इंस्पायर्ड हैं? देखिए, ये तो ऐसा सवाल आप कर रहे हैं, कोई भी किसी के वालिद अगर राजनीति में भी ना हो तो भी अपने वालिद का बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों के जीवन में रहता है। और मेरे वालिद जो थे, उन्होंने आज तक भी उन्हीं के कारण है कि आज हम राजनीति में हैं।
और आज भी उन्हीं की बातें हमें जनता में जाकर सुनने को मिलती हैं, उन्हीं बातों से लेते हैं हम लोग, और सीख मिलती है बहुत रोजाना। तो कभी ऐसा नहीं होता कि किसी दिन मैं बाहर हूँ और उनका जिक्र ना हो। और यही सबसे बड़ी चीज है जो मुझे अच्छी लगती है, जिसकी वजह से राजनीति में आगे बढ़ने का भी मन करता है, कि उनका एक जो नाम है, उनके जो काम है, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनसे बहुत सीख मिलती है और खुशी होती है। अच्छा, इकरा हसन की अगर बात करें तो इकरा हसन की जो पॉपुलैरिटी है, जो शोहरत है, वो युवाओं में दीगर लोगों से, जो कैराना लोकसभा है उसमें बहुत ज्यादा है। तो उस पॉपुलैरिटी का आपको कोई एहसास है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है बहुत, कि मैं खुद को इस लायक तो नहीं समझती, लेकिन लोगों का बहुत प्यार और मान सम्मान मिला है, तो उसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। और बस ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस काबिल बनाया। अब बस यही दुआ है कि इस काबिल भी बन सके कि लोगों के काम आ सके। अच्छा, जो विरासत में आपको ये राजनीति मिली है उसका कितना बेनिफिट हुआ है, और उसमें आपका संघर्ष जो शामिल है उसमें आपने किस तरह से उसमें प्रोग्रेस किया है? जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान है, सभी लोगों को ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। मुझे हमारी खुशकिस्मती है, हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, हमें शुरुआत करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है। अब इसके आगे इसमें मैं तरक्की करूँ या मैं ना तरक्की करूँ, वो मेरे अपने कर्म पे निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल, जो शुरुआती प्लेटफ़ॉर्म जो मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग कई-कई साल तक मेहनत करते हैं और नहीं मिल पाता, जो हमें पहले से मिला हुआ है। तो बस हमारी यही कोशिश रहती है कि ये जो मिली हुई अपॉर्चुनिटी है, इसका सही इस्तेमाल हो सके, इस पर मेहनत कर कर इसे और बड़ा आगे तक ले जा सके। तो वही कोशिश। अच्छा, अभी पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में रमेश विदोरी ने जो सीधा सीधा हमला किया है दानिश अली पे, और दानिश अली के माध्यम से पूरी कम्युनिटी पे हमला किया है, उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी खामोशी, इस पर इकरा हसन क्या कहना चाहेंगे? न सिर्फ चुप्पी, बल्कि उनको नवाजा गया है एक और जिम्मेदारी देकर। और बहुत निंदनीय बात थी, बहुत शर्मनाक बात है कि देश की संसद में इससे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, और उस लोकतंत्र के मंदिर में एक एमपी को गाली गलौज की गई, उनके धर्म के ऊपर टिप्पणी करी गई। तो आज शर्म से हमारा सबका दिल महसूस गया है, और बहुत ही परेशानी हुई ये बात सुनकर, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ये सोचिए कि अगर उनके साथ संसद में ऐसा हो रहा है, तो आम जनता जो रोजाना सड़क पर गुजर बसर कर रही है, मुसलमान जो सड़क पर गुजर बसर कर रहा है, उनके क्या हालात होंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पर प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, वो उससे बहुत दिल टूटा है। अच्छा, दानिश अली का कुछ भी रिएक्ट ना करना, खामोशी से हर एक अपमानित शब्द को सुन लेना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही सहनशीलता का उन्होंने सबूत दिया है। कि दूसरे के स्तर पर गिरकर अगर उससे मुकाबला करना कहा जाए, तो मैं इस बात को नहीं मानती। कल गांधी जी की जयंती है, और उन्होंने भी यही बात सिखाई है कि अगर हमें अपने तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। हम सब विरोध करते हैं, हम पुरज़ोर तरीके से इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन अगर बदले में वो भी गाली देते, तो ये बात भी सभी को बुरी लगती। तो मुझे लगता है उन्होंने सहनशीलता का सबूत दिया है। जो पहली जो घटना थी, जो भिदोड़ी जी के द्वारा की गई, वो बहुत गलत घटना थी। लेकिन ये नहीं है कि किसी गलत घटना को गलत ही तरीके से उसका जवाब दिया जाए। लोकतंत्र अभी हमारे देश में जिंदा है, लोकतांत्रिक ताकतें अभी जिंदा हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हीं के जरिए जो गुस्सा हमारे लोगों में है, जो गुस्सा सभी में इस बात से है, उस गुस्से का जवाब हम वोट के जरिए दे सकते हैं। तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता इस तरीके से, तो फिर जंगल राज पैदा हो जाएगा। अगर आँख के बदले आँख सबने ली, तो सहनशीलता किसी को तो दिखानी पड़ेगी, और उन्होंने। लेकिन अभी हम अपने कर्तव्य पे फ़ोकस कर सकते हैं, हम दूसरे को नहीं बता सकते। वो शायद हमारे कार्य को देख के शायद वो भी सीख लें। आज नहीं लेंगे, 5 साल में लेंगे, 10 साल में लेंगे। जब ये नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, जब ये सरकार के द्वारा फैलाई गई नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, तब शायद वो सोचने पे मजबूर हों। लेकिन उस भी हाल में मुझे नहीं लगता कि उनके स्तर पर जाकर और उसी तरीके से उनका जवाब देना सही रहता है। अच्छा, किसी पार्टी का कोई एमपी अपमानित हो जाए और वो पार्टी का जो मेन कैंडिडेट है या मेन रहबर है या रहनुमा है,
अपने एमपी के लिए कोई आवाज ना उठाए, तो ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात पर आप किस तरह रोशनी डालेंगे? देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है और मेरे बड़े हैं सभी लोग, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन बिल्कुल थोड़ा अफ़सोस हुआ कि पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं उठी। लेकिन ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, उनसे ये सवाल ज़्यादा बेहतर तो रहेगा। लोकसभा कैराना में इस बार दावेदार गठबंधन से भी काफी लोग शामिल हैं, जैसे सपा से चौधरी इंद्र सेन है, नवाजिश खान है और इकरा हसन है। तो इन सभी के बीच आप खुद को कहाँ पाती हैं और कितने % चांसेस हैं आपके? ये सभी लोगों का अधिकार है टिकट मांगना अपनी-अपनी पार्टी से और सभी लोग मांग भी रहे हैं, उनमें से हम भी शामिल हैं। तो हमने अपनी बात पार्टी हाईकमान जो गठबंधन की पार्टियाँ हैं, उनके सामने रखी हुई है। अब ये उनका निर्णय होगा कि वो किसको टिकट दें, किसको लड़ाएँ यहाँ से। हमारा काम है अपनी कोशिश करते रहना, उसके लिए हम ग्राउंड में लगातार लगे हुए हैं और राजनीति में कोई भी अगर मैं घूम रही हूँ तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि एक राजनीतिक इंसान का काम यही है कि वो अपने लोगों में घूमता रहे। तो आगे जो भी है वो अल्लाह के हाथ में है और हमारे जो डिसीजन होगा वो हमारे नेताओं का होगा। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन जो अल्टीमेट ओपिनियन ने सर्च किया है ग्राउंड पे, उसमें मतलब इकरा हसन को लेके लोगों में एक बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं, जो कैराना लोकसभा से एक सांसद रहे हैं प्रदीप चौधरी, जो अब भी हैं, प्रदीप चौधरी की जो परफॉर्मेंस है उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। मुझे नहीं लगता मैं जहाँ-जहाँ भी मैं गई हूँ, कहीं भी उनका आना-जाना चलिए आना-जाना भी अलग बात है, अगर काम ही हो और आदमी ना जाए, तो उसकी भी माफ़ी हो जाती है। लेकिन जिस ताकत में वो हैं, मैं दोबारा सबको याद दिलाऊँगी कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, यानी कि सेंटर में भी है, स्टेट में भी है और ऐसी पार्टी से वो सांसद हैं। ऐसी ताकत हमें ना तो कभी मिली और मुझे लग भी नहीं रहा कि हाल-फिलहाल कभी मिल भी पाएगी। इस ताकत में सांसद होते हुए वो जो चाहते वो करा सकते थे क्षेत्र में, कुछ भी वो करा सकते थे क्योंकि उनकी दोनों जगह पे सरकार है। लेकिन उतना ही निष्क्रिय उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया जितना उनसे उम्मीद भी फैक्ट पे की गई थी कि दोनों जगह सरकार है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई योजना सेंटर की होती है, कोई स्टेट की होती है, इधर से काम नहीं हो रहा तो उधर से हो जाता है। जब सरकार में आप सांसद होते हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है और वो ऐसे टाइम पर सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल ऐसे टाइम का इतनी खुशनसीब हैं वो कि उन्होंने दो सरकार का उन्हें सपोर्ट रहा, सेंटर और स्टेट। लेकिन उस हिसाब से जो उनका अगर आप काम देखा जाए, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी जाकर खड़े होकर आप माइक लेके किसी 2 आदमी से पूछ लीजिए, कुछ हमने काम हमने उन्होंने बहुत पूछा है, लेकिन वो लोग जो प्रदीप चौधरी से निराश हैं, जो मायूस हैं, इकरा हसन के पास उनके लिए क्या उम्मीद की किरण है और किस तरह से उनको आशा बंधानी चाहेंगे आप? देखिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा उनके बीच में रहने का काम करूँगी, उनके सुख-दुःख में खड़े रहने का काम करूँगी। आगे जो भी सरकार की योजनाएँ जो नहीं आ पाएँगी या जैसा भी रहेगा वो तो देखिए अभी हम कह नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ बात है। लेकिन जो अपने स्तर पर होगा, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे और ये अभी मैं सांसद नहीं हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आज भी मैं उनसे ज़्यादा लोगों के बीच में हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा है कि एक आशा होती है और आशा में हम सबके साथ खड़े हैं। तो अभी जो एक लोकतंत्र है, जो एक प्रजातंत्र है, अभी आपने कहा है कि अभी लोकतंत्र ज़िंदा है। कितने % अभी ज़िंदा है और अगर ज़िंदा है तो कहाँ है? ज़िंदा नहीं है तो कहाँ नहीं है? देखिए, हम तो यही मानेंगे कि ज़िंदा है क्योंकि अगर लोकतंत्र हमारे देश का ख़त्म हो गया, तो हम जैसे लोग जो सेक्युलर माइंडसेट रखते हैं, हम जैसे लोग सबसे पहले ख़त्म हो जाएँगे। तो अभी हम जब तक अपने दम में दम है, तो यही कोशिश है कि अपने देश के जो मूल उसूल हैं, उनको ज़िंदा रखने का काम करें। अपने देश के लोकतंत्र में कोशिश करते रहें, हमारा काम है कोशिश करना। जब तक कोशिश जारी रहेगी तब तक हमें आगे जाके तरक्की भी मिलेगी। लेकिन बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया, लोकतंत्र नामी तौर पर काफ़ी ऐसा कह सकते हैं कि नामी तौर पर ज़िंदा है, लेकिन उसका एक ही इलाज है जैसा मैंने कहा। आज हमारे पास कम से कम वोट की ताकत है,
जितना छेड़छाड़, अभी इन्होंने नया कानून लेकर आए हैं और अब आगे और जो नए संसद में सभी सांसदों को इन्होंने एक पैम्फलेट के तौर पर वो दिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पैम्फलेट दी थी इन्होंने प्रिंटेड, उसमें से सेक्युलर शब्द नहीं था, सोशलिस्ट जिसको समाजवाद भी कहते हैं वो शब्द नहीं था। तो जिस अगर इसी तरीके से छेड़छाड़ होती रही तो तब बिल्कुल लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा इस देश से। उसको बचाने का तरीका अभी बिल्कुल हमारे पास है, मौका हाथ में है, 4-5 महीने की बात है, चुनाव सर पर है, चुनाव के जरिए ही हम उसको बचा सकते हैं। आगे ना जाने कुछ लोगों के ये वोट का अधिकार भी छीन सकते हैं अगर इसी तरीके से इनकी सरकार रही। इंडिया अलायंस विपक्ष की मजबूरी है या समझदारी? समझदारी है, लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत लोग साथ में आए हैं। कोई भी राजनीति लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो या अपना वजूद बचाना चाहते हैं? लोकतंत्र बचेगा जब ही सभी का वजूद बच पाएगा। तो सभी लोग अपनी पर्सनल जो आपस में भी खटपट होती है, चुनावों में, स्टेट इलेक्शन में आमने सामने जो पार्टियां लड़ती हैं, वो भी अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर अगर एक मंच पर आए हैं, तो मैं नहीं कहती सिर्फ अपने लालच के लिए या अपने फायदे के लिए आए हैं। उनको एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि कल को हमारा देश किस स्तर पर भाजपा जिसे ले जाना चाह रही है, तो इसीलिए वो सब लोग साथ में आए हैं। अगर मुझे अपना कहीं भी लालच दिखता है तो मैं अपने लालच को कभी भी नजरअंदाज नहीं करूंगी। हाँ, अगर बहुत बड़ी समस्या मेरे ऊपर, कोई मुसीबत हम सभी के ऊपर आ रही है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, तभी लोग इकट्ठे बैठकर इतनी चर्चा करते हैं। मुझे ये बिल्कुल ही निस्वार्थ तरीके से गठबंधन बनाया गया है और सिर्फ इसलिए कि भाजपा को हराना अब जरूरी होगा। जिस तरीके से भाजपा राजनीति करती है, इनकी जो भेदभाव की राजनीति है वो हर स्टेट में जाके बदल जाती है। यहाँ हरियाणा में इनकी एंटी जाट पॉलिटिक्स है, वेस्टर्न यूपी की बात ले ले, यहाँ पर ये जाट समाज को साधना चाह रहे हैं, तो इनकी हर स्टेट में जाकर भेदभाव की नीति बदलती है। इसीलिए सभी को मिलकर लड़ना मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी समझदारी है और इससे फायदा भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार गठबंधन जीत। और मतदाता जो भी जनता, पब्लिक, अवाम जो आपको सुन रहे हैं, अल्टीमेट आप उनको क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही कि संदेश देना चाहूंगी कि ये जो चुनाव है बहुत अहम चुनाव है, आने वाला है, मौका हमारे हाथ में है और सभी लोग इस मौके का सही उपयोग करें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। अपनी जगह पर जो भी मजबूत कैंडिडेट हैं सभी के, जो काम करे, जो बीच में रहे, ऐसे लोगों को जिताएं और ताकि संसद में हमारे लोगों की आवाज उठ सके, हमारे लोगों के काम हो सके। बस यही कहना चाहती हूँ।